हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको मिलवाऊंगा सहज बंसल से। इनके कॉस्टिंग में 89 मार्क्स आए हैं और इनकी ऑल इंडिया रैंक जीए इंटर में 46 है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इनके पिताजी और इनकी माताजी, इनकी मदर फादर दोनों ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उनकी वो प्रैक्टिस करते हैं। तो रैंक आने पे तो खुशी इनको मिली है, इनके पेरेंट्स को भी खुशी मिली है, लेकिन जो प्रैक्टिस का एक वारिस मिल गया फैमिली को, वो खुशी एक डबल वाली खुशी है। तो इनसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे और इनसे जानेंगे वो तरीके, वो टेक्निक, इनकी मदद से ये इस मुकाम पर आए कि इनकी रैंक आई और इतने अच्छे नंबर ये लेकर आए। इनकी मार्कशीट मैंने देखी है, इनकी हाईएस्ट मार्क्स कॉस्टिंग में है 89, सबसे हाईएस्ट। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो बताओ, लग कैसा रहा और फीलिंग कैसी जब से रिजल्ट आया, कैसा फील कर रहे हो? सर रिजल्ट चेक करने के बाद सर इतनी खुशी हुई सर। सबसे पहले तो सर पेरेंट्स को ही बताया सर फोन करके, फिर सर जब सबको पता चला सर कंटिन्यूअस कॉल्स ही कॉल्स आ रहे थे सर फिर रिलेटिव्स भी आ गए सर सेलिब्रेट करने के लिए। सर जब से खुशी खुशी हो रखी है सर। लाइफ में चेंज आ गया एक प्रकार से ना। यस सर, लाइफ में चेंज आ गया सर, थोड़ा फेमस फेमस ऐसा लग रहा है। मस्त स्टार वाली फीलिंग आ रही है, रातों रात स्टार हो गए। यस सर। तो आप किस सिटी में रहते हैं? सर अजमेर डिस्ट्रिक्ट में सर एक किशनगढ़ है, किशनगढ़ सिटी है, वहां पर रहते हैं सर। किशनगढ़। यस सर। बाकी अपने बारे में ब्रीफ करिए, आपकी कितनी स्ट्रगल रही इसके अंदर, आपने रैंक के बारे में सोचा था, नहीं सोचा था, कैसे प्रिपरेशन किया आपने, एक ओवरऑल जर्नी कैसे रही आपकी स्टार्टिंग से, जब आपने सीए स्टार्ट की तो क्या मन में फीलिंग थी, रैंक आएगी, पास होंगे नहीं होंगे, डर था, क्या था, मतलब सब कुछ एक बार बताइए। सर अगस्त सीपीटी के रिजल्ट आने के बाद ही सर स्टार्ट करी थी सीए की कोचिंग्स। सर उस टाइम तो सर इतना रैंक वगैरह के वीडियोस देखते थे तो ऐसा लगता है कि रैंक आएगी, रैंक के लिए प्रिपरेशन करेंगे सर। फिर जैसा रैंक का सोचते तो बहुत प्रेशर आने लग जाता है सर फिर। प्रेशर आता है। तो उसके कारण थोड़ी, यस सर, तो उसके कारण सर हम थोड़ा टेंस रहने लग गए थे कि अगर हम अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो रैंक नहीं आएगी। तो उसके कारण फिर हमने धीरे धीरे ये रियलाइज करा कि नहीं, नॉर्मल अपनी स्टडीज पर फोकस रखो, मतलब जो पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का ट्राई करो। रैंक तो आपको अवार्ड में मिल जाएगी अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी तो। बाकी स्ट्रगल तो था सर, बहुत ज्यादा है सर। हम थोड़े जल्दी टेंस्ड हो जाते हैं कुछ, अगर प्रिपरेशन सही नहीं चल रही होती है तो उस टाइम से हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो उस टाइम पेरेंट्स वगैरह ही सर सपोर्ट करते थे, उस टाइम वो ही गाइड करते थे अच्छे से। हमारे फादर है वो हमारा शेड्यूल वगैरह सेट करते थे, तो उनके गाइडेंस को फॉलो करते रहे सर। और एंड तक यही था कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करने पर फोकस करना, और ऐसा फोकस नहीं करना कि मुझे 5 टाइम रिवीजन करना है तो मतलब करना है। जितनी बार भी कर रहा हूँ अच्छे से कर रहा हूँ, अगर 3 बार भी हो रहा है तो भी ठीक है, और 5 बार हो रहा है तो वो तो बोनस ही है। तो वेल एंड और गुड। जैसे बीच में, यस सर, और बीच में लॉकडाउन का पीरियड आ गया था तो सर उसमें भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हो ही जाते हैं सर। बहुत सारी न्यूज चैनल्स दिन भर कोरोना कोरोना सर, और उस टाइम आईपीएल का सीजन भी आ गया था सर। तो उस टाइम हमने रियलाइज करा कि इन सब डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर स्टडीज पर फोकस लगाना है तो उनको पूरा टैकल करते हुए सर फिर एंड में जब लास्ट बार पोस्टपोन हुए, जब भी ऐसा कोई दुख नहीं मनाया कि अब क्या पोस्टपोन हो गया, क्योंकि पता है कि प्रिपरेशन करनी है, जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ है। तो उस टाइम फिर प्रिपरेशन करके एंड में सब सही हो ही गया सर। अच्छा, तो मतलब आपको स्ट्रेस काफी रहा, लेकिन आपने रैंक के लिए ना, आपने बोला कि रिवीजन कर रहे हैं, 4 बार हूं या 5 बार हूं, 3 बार तो करने 5 बार को तो वेल एंड गुड है। मैं आपके जैसे मार्क्स यस देख रहा सर। था, आपके अकाउंटिंग में 83, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में 89, टैक्सेशन में 79, अकाउंटिंग में 83, लॉ में आपके 80, एडवांस अकाउंटिंग 71, ऑडिट 69, सीआईएसएम के अंदर 75, एफएम के अंदर 77, 623 नंबर। मतलब आपने प्रिपरेशन किस तरीके से करी कि आपको जो मार्क्स हैं, ऐसा नहीं कोई सब्जेक्ट भी लो, किसी में भी लो है, ऐसा नहीं है, एक ओवरऑल अच्छी परसेंटेज है सब्जेक्ट वाइज भी अगर देखूं मैं तो। ऐसे क्या टेक्निक आपने लगाई, कैसे बराबर से ध्यान दिया? सर टीचर्स की गाइडेंस तो थी सर, कॉस्ट में हो सर दिया,
अकाउंट्स वगैरह में वो सर टीचर्स की गाइडेंस को, टीचर्स की जो बुक्स वगैरह होती है सर उनको ही फॉलो करते थे, और तो ऐसा कुछ नहीं। और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन जरूर देखते थे कि एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो जावे। वैसे तो स्किप होते नहीं थे टीचर्स की बुक से, लेकिन बाय द वे अगर गलती से भी अगर हो जावे तो वो भी ट्राई करते थे। और आरटीपी पिछले जो हमारे मे 18 से जो नया अटेम्प्ट था उसकी सारी आरटीपी उस टाइम से सारी आरटीपीज और एमटीपीज वगैरह पूरी अच्छे से देख ली थी। और प्रैक्टिकल में ज्यादा ऐसा लग रहा था कि प्रैक्टिकल में 100% स्कोर करने के चांसेस रहते हैं, तो कम से कम 95 खा ही सकते हैं। तो उसके हिसाब से सारे क्वेश्चन आने चाहिए। और थ्योरी में मैं यूट्यूब पर वीडियोस देखता था, सब ये कहते थे कि 60 आ सकते हैं और आ नहीं सकते। मतलब 60 क्यों आएंगे, जब पढ़ा है तो ज्यादा आ ही सकता है ना। तो थ्योरी में भी ऐसा नहीं सोचता था कि इसको वीक रख लूं और प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग कर लूं, दोनों बराबर ही रखता था। और थ्योरी भी इतना ही टाइम देता था, और थ्योरी और ज्यादा टाइम देना पड़ता था। और ईआईएस में भी सब कहते थे कि इसमें तो आ ही नहीं सकते नंबर। तो उन सब चीजों को ऐसे अवॉइड करने की ट्राई करी और खुद की प्रिपरेशन पर ही फोकस रखा। और थ्योरी वगैरह भी अच्छे से याद वगैरह मतलब समझ कर याद करने की ट्राई करी, कुछ ऐसे रट्टा वगैरह कुछ ट्राई नहीं करा। और स्टडी मटेरियल थ्योरी से फोकस करा और प्रैक्टिकल आपसे कवर हो गया था सर। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कॉस्टिंग था क्या? आपके 89 मार्क्स आए उसके अंदर, फेवरेट वाली कैटेगरी में आ गया था? बहुत फेवरेट है मेरा, कॉस्टिंग से प्यार हो गया मेरा। सर कॉस्टिंग में तो सर ऐसा था, सारे क्वेश्चन आते थे सर, ऐसा कुछ भी नहीं था जो नहीं आवे। तो थ्योरी अच्छा, था, थ्योरी में थोड़ा रहता है, उसमें ही घटे मार्क्स है, बाकी तो प्रैक्टिकल तो बहुत अच्छे से आता था सर। कॉस्टिंग ही फेवरेट हो गया था। तो जैसे मैंने क्लास में बोलता था कि यार 100 नंबर की टारगेट करो, आप कॉस्टिंग के अंदर 100 नंबर आ सकते हैं, 100 नंबर आ सकते हैं। तो सोचा आपने कि मार्कशीट पे 3 अंकों वाला नंबर हो, 100, 99 भी क्यों हो, 100 होना चाहिए? सोचा कभी इस बारे में? ये सर सोचते ही थे सर 100 आ क्यों नहीं सकते, जब पूरा अगर प्रैक्टिकल पेपर है तो हम्म, गलती हो रही है तो उसको एनालाइज कर आप देखो ना आपसे क्यों गलती हो रही है। तो गलती है। 100 का ही टारगेट था पूरा का पूरा कॉस्टिंग में, और उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे थे। तो आपके और 89 आ भी मार्क्स आ सकते हैं सकते सर। हैं। क्या जैसे आपने अपनी कोचिंग एग्जाम के कितने महीने पहले खत्म कर ली थी? 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 5 महीने पहले? सर हमारा जैसे मई 2020 अटेम्प्ट था, तो ओके। उसके हिसाब से देखा जाए तो सर फरवरी फर्स्ट वीक में सर कोचिंग्स वगैरह सारी कंप्लीट हो चुकी थी। और एंड के 2.5 मंथ सर रिवीजन के लिए रखे थे पूरे के पूरे। और उसमें ठीक है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन ये ट्राई करना था कि 2 टाइम उसमें जरूर हो जावे रिवीजन, पर एक्सटेंड हो गया तो और ज्यादा हो गया। अच्छा, आपको फिर वो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा कि चलो और कर लेते हैं यार। फ्रस्ट्रेशन भी आएगी यार, फिर से रिवाइज करना है, एग्जाम पोस्टपोन हो गए, लेकिन वो आपके लिए एडवांटेज यस का सर। कितना बढ़ गया। तो दोनों ही थे सर, पॉजिटिव नेगेटिव सर, हाँ, बार बार दोनों एक ही ही थे। एक बुक को पढ़ने में भी। हाँ, बोरियत भी आती है कि यार फिर वही पढ़ रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं, नया नया नहीं पढ़ रहे, वही रिपीट हो रहा है यार। एक यस दिन में सर। लगभग कितने घंटे पढ़ रहे थे आप ऑन एवरेज? सर कोचिंग से सर अगर कोचिंग्स के टाइम देखे तो 7 to 8 आवर्स तो कोचिंग चलती थी। उसके बाद घर पर आकर अराउंड 4 to 5 आवर्स का था, मतलब वही रिवाइज करते थे घर पर आकर। और अगर लीव्स की बात करें तो 10 to 12 आवर्स डेली का हो ही जाता था। और एग्जाम के पीक में टाइम करे तो 14 to 16 आवर्स इस का समय तो चलता बस था। सोने के लिए टाइम निकालना पड़ता है कि सो लेते हैं थोड़ी बहुत भी, बाकी टाइम पढ़ाई करेंगे। टाइम तो वैसे ही हाल रहता है बुरा वाला। यस सर। आपने जो प्रिपरेशन, जब रिवीजन किया आपने, तो आपने कैसे किया भाई? मैं पहले एक ग्रुप के चारों कर लेता हूँ, दूसरे ग्रुप के चारों करूंगा, या 8 करते रहे आप? भाई ये 60 अपने को तो बहुत ग्रुप देने हैं, अपन सारे करेंगे, कैसा किया आपने, कैसा किया? सर मिक्स में चल रहा था, ऐसे बोथ ग्रुप देने का ही था पहले से। तो कुछ सब्जेक्ट ग्रुप बन के थे और कुछ ग्रुप टू के चल रहे थे सर। दिन में कैसे, एक एक दिन में एक पेपर रिवाइज, पहले प्लानिंग कैसे करी आपने? जैसे कुछ प्लानिंग करते हैं कि भाई अपन कॉस्टिंग पढ़ेंगे 7 दिन में खत्म कर देंगे, कुछ बोलते हैं नहीं हम कॉस्टिंग पढ़ेंगे प्लस एक थ्योरी वाला पढ़ेंगे, 2 हफ्ते में खत्म कर देंगे। मतलब एक दिन में एक सब्जेक्ट, या एक दिन में दो या दो से ज्यादा? सर एक दिन में सर अराउंड 2 या 3 ही चलाते थे सर। और ये चलते थे थ्योरी और प्रैक्टिकल, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। और अच्छा। ये डे वाइज टारगेट रहता था कि कॉस्टिंग अगर 7 डेज में करनी है तो 14 डेज के अराउंड हो जानी चाहिए, 2 सब्जेक्ट्स मिलाकर, ओके। कॉस्टिंग और एक और सब्जेक्ट, ये टारगेट रहता था। उसमें आपको बहुत सारी टेक्निक्स आती थी कॉस्टिंग के अंदर, मैंने जैसे डीसीपी अप्रोच, हेडलाइट अप्रोच, है ना, और सास बहू अप्रोच, यस सर। और यस सर एट सर। बॉक्स अप्रोच, है ना? यस सर वही तो। तो यस इन सर। टेक्निक से मतलब हेल्प मिली कि भाई रिकॉल करने में, चीजों को समझने में,
याद रख पाने में? ये सर टेक्निक्स ही तो सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी सर। एंड में अभी भी वो सास बवाल वाला फॉर्मूला सर, उससे ही सारे हाँ, एफिशिएंसी रेशियो वगैरह अभी भी उससे ही याद है। हम्म, और सारे सर 8 बॉक्स अप्रोच, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग उससे ही हो सकती है, और तो हो नहीं सकती है सर। बड़ा बड़ा किसी भी कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच है। हो सर। यस सर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इतना कॉम्प्लिकेटेड है। और रेड लाइट अप्रोच में सर वो अकाउंट्स याद हो गए कि इस सीक्वेंस में ये वाला अकाउंट्स आने ये चाहिए, वाला, नहीं तो तब पूरा अकाउंट, पूरा आंसर गलत हो सकता है। हाँ, तो उसमें एक पता सीक्वेंस चल होता जाता है कहाँ पर। यस सर, है। पूरी सीक्वेंस पता है कहाँ पर रेड लाइट लगानी है अपन को सर, वहाँ इनसे पर एडिट पता चल लगानी है। जाता सब। सर टेक्निक्स बहुत काम की थी सर। बाकी पेरेंट्स का क्या मतलब था? पेरेंट्स ने क्या बोला आपको जब आपने बताया कि भाई रैंक आ गई मेरी, मैं सी इंटर में रैंक 46 लेके आया हूँ? उनका कैसा रिएक्शन था? आपने रिकॉर्ड किया उनका रिएक्शन? कल रिकॉर्ड नहीं करते सर, हैं? हम थोड़े उस टाइम तो बाहर थे सर, इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाए। लेकिन सर हम्म, वो तो सर बिलीव ही नहीं, मम्मी को तो ऐसा लग नहीं रहा था कि रैंक भी आ सकती है क्या। तो वो रैंक आ गई तो एकदम से एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा हो गई, और एकदम से इतने खुश हो गई मम्मी, और पापा भी दो बहुत ज्यादा ही खुश हो गए। और उनके सीए फ्रेटर्निटी के तो और ज्यादा ऐसे प्राउड फीलिंग आती है ना, कि उनके सीए फ्रेटर्निटी में और उनको अच्छे से प्राउड फील होगा कि उनका बेटा खुद रैंक लेकर आया है, तो नहीं, उनको बिल्कुल। और ज्यादा खुशी हुई था। और पापा की प्रैक्टिस भी है, आपके पापा मम्मी दोनों प्रैक्टिस करते हैं, उनको एक वो भी हो गया यस कि है ना, बारिश। बारिश मिल गया उनको, प्रैक्टिस का बारिश। मतलब आप फ्यूचर में यस प्रैक्टिस ही करने वाले हो या फिर जॉब के लिए भी देखोगे? अरे प्रैक्टिस में प्रैक्टिस माने का ही आप, सोचा है अभी तो। फिर तो बहुत बढ़िया है। यस सर। क्योंकि एक प्रैक्टिस ऑलरेडी है, तो उसको उसको फिर बड़ा करना, उसका एक अलग मजा है। फिर आपके पेरेंट्स भी यस अगर सर, सपोर्ट, पूरा मैनेजमेंट, मतलब मजा आएगा उसके अंदर बहुत, लाइफ के अंदर। सब पूरा सेट है सर। तो मम्मी की खुशी डबल इसलिए हो गई, एक तो भाई बच्चे की रैंक आ गई, प्लस दूसरे वाला। यस सर। आर्टिकलशिप कहाँ करोगे आप? तो हाँ? ये बोलते सर पेरेंट्स, तो घर की फर्म है तो उसमें इसमें ही कर लो सर, लेकिन हम्म, अभी तो सर बॉम्बे का ही सोचा है, मुंबई का ही। अच्छा अच्छा। यानी क्योंकि जितना आप सीखोगे आर्टिकलशिप के अंदर, उतना काम आएगा प्रैक्टिस के अंदर। क्योंकि पापा तो आपके, यस मम्मी सर। भी, आपको फुल गाइडेंस तो मिलने वाली है वहां से। लेकिन जो आप कुछ नया सीखोगे तो वो आपके लिए एड ऑन होगा। उसके बाद फिर आप यस ग्रो सर। करके जब करोगे तो फिर मजा अलग होगा। यस सर, यही रीजनिंग देते हैं सर हम भी। नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, ये प्रैक्टिकल बात है। उसके बाद लाइफ में जो मतलब होता है ना, कि हर पिताजी की ख्वाहिश होती है कि अगर कोई बिजनेस वो बड़ा करे, बाद में उनका बच्चा उसको आगे लेके जाए, उसको और बड़ा करे, उनको प्राउड फीलिंग होती है। वो मेरे यस ख्याल से सर। आप कर लोगे, बहुत अच्छे तरीके से करोगे आप। बाकी बताओ यस कुछ सर, और चीजें, कुछ ऐसा कैसा लगता है, और अभी आगे क्या प्लानिंग है आपकी? आगे क्या सोच रहे हो आप? सर अभी आगे मुंबई जाने का आर्टिकलशिप का डिस्कशन चलता रहता है अभी तो। हम्म, और फ्यूचर के प्रैक्टिस में ही जाने का, जॉब का तो अभी सोच नहीं रहे सर अभी तो। नहीं, और सोचने का लॉजिक भी नहीं बनता ये ना। हम्म, ये सर पूरा घर में सेट हो रखा है तो फिर। हाँ। और अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप कुछ बोलते हैं स्टूडेंट कि पहले थ्योरी पढ़ो सुबह सुबह, कि भाई सुबह पहले थ्योरी पढ़ लो, और फिर जब उससे लगे कि नहीं बोर हो गए, अब तो अब कर लो प्रैक्टिकल। तो आपने ऐसा भी कुछ किया था कि भाई पहले थ्योरी करेंगे फिर प्रैक्टिकल करेंगे, या पहले प्रैक्टिकल फिर थ्योरी, या जो मन करेगा वो करेंगे? आज माने थ्योरी पढ़ने का, थ्योरी पढ़ लेंगे। तो ऐसा हैपैजार्ड भी नहीं था, और एकदम प्लान्ड भी नहीं था कि सुबह थ्योरी पढ़नी है तो थ्योरी पढ़नी है। दिन का टाइम होता था उसमें तो थ्योरी थोड़ा मुश्किल होता था, दिन के टाइम में थोड़ी नींद नींद आती, तो उस टाइम थोड़ा प्रैक्टिकल पर ही फोकस करते थे। लेकिन सुबह का सबसे बेस्ट टाइम लगता था सर स्टडीज का। तो उस टाइम जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट तैयार करने की छो, जैसे कॉस्ट ही करते थे सर सुबह सुबह। तो अच्छा, सुबह सबसे अच्छा कॉस्ट होता था सर, इसलिए कॉस्ट कर लेते थे। फिर थ्योरी 10 o'clock के बाद ऐसे रोटेशन जरूर जरूर चलाते थे, थ्योरी प्रैक्टिकल, थ्योरी थ्योरी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल करते बट रहते। टाइम फिक्स नहीं था कि सुबह पढ़नी है तो सुबह ही पढ़नी है, ऐसा नहीं है। और कभी दिन में ही पढ़ लेते थे, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। रात में तो नहीं पढ़ सकते थ्योरी, रात में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, इसलिए प्रैक्टिकल हाँ। रात में। अच्छा, और आपने अपनी जो स्टडीज कैसे करी, मतलब दिन में ज्यादा पढ़ाई करी कि रात में? अब होता ना कि रात में पढ़ते हैं कुछ स्टूडेंट की, रात में उनको मिलता है कि अच्छे से पढ़ पाएंगे, कंसंट्रेशन बनेगा, फिर दिन में? सर रात में तो सर पढ़ाई नहीं होती सर, 10 o'clock के अराउंड तो सर हम सो जाते थे। सुबह सर 5 o'clock से पढ़ते थे सर। सर रात में सर, और पूरे दिन की ऐसे स्ट्रेस वगैरह ऐसे थकान रहती थी, तो रात में मुझे ऐसा लगता है थोड़ा ब्रेन
कम एफिशिएंसी से वर्क कर सकता है एज एज कम्पेयर टू व्हाट इट हाँ वर्क्स इन मॉर्निंग। बिल्कुल। इसलिए सर मॉर्निंग में ज्यादा पढ़ते थे हम, कभी 4 बजे भी उठ सकते थे। सुबह सुबह फ्रेश माइंड है अपना, पढ़ रहे हैं उसमें, वो शाम को वो भरता चला गया। यस सर, यही रीजन था सर। जो स्टूडेंट्स वीडियो को देखेंगे उनके लिए क्या टिप्स रहेंगे आपके कि वो कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे प्लान करें अपनी पूरी पढ़ाई को, और कैसे वो भी रैंक लेकर आए आपकी तरह? सर मैंने जो सीखा सर यही है कि एक तो कंसिस्टेंट स्टडी तो जरूर करनी चाहिए, ऐसे एक भी दिन ऐसे स्किप नहीं करना चाहिए। अराउंड 2 to 3 आवर्स कोचिंग के टाइम जरूर देना चाहिए एकदम सेल्फ स्टडी को। और सर एकदम से ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अब तो चलो रैंक लेकर आएंगे, अब तो दिन में 14 घंटा पढ़ेंगे, नहीं। धीरे धीरे ग्रेजुअल ग्रोथ लो, एकदम लीनियर ग्राफ बनाओ, ताकि आराम से पहले 4 घंटा स्टार्ट करो, फिर 6 घंटा, फिर 8 घंटा, धीरे से आराम से पढ़ो। और एकदम स्ट्रेस भी नहीं लेना अगर पढ़ाई नहीं हो रही तो, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी होती है। अगर हमारे तो 15 मंथ्स की हो गई तो और भी ज्यादा लंबी जर्नी थी, 9 मंथ्स की भी बहुत लंबी जर्नी होती है। और एकदम स्कूल वगैरह के फ्रेंड्स भी होते हैं तो उनसे भी इतना मिल नहीं पाते हैं, तो कुछ ज्यादा मिलाव नहीं रह पाता, तो एकदम घर में रहता है तो स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ते रहता है। तो उस टाइम पर आप अपनी फैमिली के साथ भी डिस्कशन वगैरह करा करो, ताकि उनसे ही स्ट्रेस कम होता है। मेन रिक्रिएशन जो होता है, मोबाइल वगैरह नहीं होता, फैमिली से बात करना वो रिक्रिएशन होता है। और ये सोच कर मत पढ़ो अब तो रैंक लेकर ही आएंगे, रैंक आ सकती है अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो। और सर हमने टेस्ट सीरीज भी ली थी, तो वो भी है कि आपको टेस्ट सीरीज भी जरूर लेनी चाहिए। उससे सर बहुत ज्यादा आपको गाइडेंस मिलती है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। ठीक है। पता पड़ जाता है कि भाई कहाँ पर अपने को और मेहनत करनी है, कहाँ पे ठीक चल रहा है मामला। यस सर, डेफिनेटली सर, उससे ही सर एग्जाम में बहुत ज्यादा क्लियर हुए डाउट्स। और किस प्रकार प्रेजेंटेशन करनी चाहिए, कैसे फॉर्मेट वगैरह बनाने चाहिए, किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगाना चाहिए, कौन सा पहले अटेम्प्ट करे, 15 मिनट्स कैसे यूटिलाइज करे स्टार्टिंग के, तो वो सब गाइडेंस जरूर मिलती है सर। गाइडेंस जरूरी है। जो फाउंडेशन के स्टूडेंट अब इंटर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, उन्हें कैसे स्टार्ट करना चाहिए? मतलब पहले कौन सी सब्जेक्ट की कोचिंग लें, फिर कैसे पढ़ें, मोटा मोटा गाइडेंस, मोटी मोटी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए उनकी आपके हिसाब से? तो ये गाइडेंस है सर, पहले ग्रुप 1 से ले सकते हो सर। कॉस्टिंग में तो सर आपसे ही सर, ऑब्वियसली सर। कॉस्टिंग सर हमने भी कॉस्टिंग से स्टार्ट करा था। कॉस्टिंग कर लो, अकाउंट्स कर लो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते यस जाओ। सर, हम्म, कॉस्टिंग, अकाउंट्स, लॉ चला लो सर, टैक्सेशन। ग्रुप 1 एक बार खत्म कर लो 3-4 महीने में, फिर ग्रुप 2। उसके बाद फिर दोनों का रिवीजन कर लो अगर दोनों करने हैं तो। यस सर, फिर 3 महीने के जो एंड के बचेंगे आपके, उसमें रिवीजन करने की ट्राई करो। हम्म। अच्छा, क्लास में एक टेक्निक करवाते थे हम, एबीसी। भाई पूरे चैप्टर को आप पढ़ रहे हो, सारे क्वेश्चंस को ए बी और सी में अलग अलग डिवाइड करते जा रहे हो। उससे कुछ फायदा हुआ एग्जाम के अंदर रिवीजन के टाइम वो तो पे? सर सबसे सर बेस्ट टेक्निक थी सर ये, इसको हमने सारे 8 आठों सब्जेक्ट में इम्प्लीमेंट करा था इस टेक्निक को सर। अकाउंट्स, लॉ, सब में सर जो भी क्वेश्चन आता है एबीसी कैटेगरी में डिवाइड करते थे। और एंड में सर ऑब्वियसली हेल्प तो मिलेगी सर, ए कैटेगरी के क्वेश्चन है केवल उनको ही करना है, आपको फिर पता ही नहीं। अब पहले टिक लगाते थे सर हम, टिक कितने हम्म, सारे लग जाते थे, पता ही नहीं चलता कौन पता ही सा नहीं क्वेश्चन पड़ता कब था। करना है। यस सर। हम्म, सर एबीसी कैटेगरी सर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल थी सर, ये हम अब जितने भी हमारे सर जूनियर्स होते हैं उनको भी सर हम ये सजेस्ट करते हैं हर बार कि एबीसी कैटेगरी में डिवाइड करा करो क्वेश्चन कि भाई को। एबीसी में डिवाइड करते जाओ, आपको पता पड़ेगा आपके लिए यस सर, कौन से वाले मेन क्वेश्चंस। यस सर। तो इट रियली हेल्प्स इन लास्ट 1 डे ऑफ द एग्जाम सर, वो उस आखिरी, टाइम पता चल जाता है। उस दिन आखिरी के 1 डेढ़ दिन में जो मेहनत है ना, वो बहुत कम हो जाती है, और आप बिल्कुल इफेक्टिवली यस काम सर। कर रहे हो। तो पता है ऐसा खुशी मिलती है कि पहले एक क्वेश्चन ए कैटेगरी में था, तब उसको काट कर जब सी लिखते थे पता चलता है कितना लेवल इंप्रूव हो चुका है सर हमारा। ये फीलिंग मिलती है कि भाई अभी इसे ए से हम सी में लेके जा चुके हैं। धीरे यस धीरे, सर, धीरे धीरे वो लेवल आता है, सारे एक ही जगह सी में चले जाते हैं। यस सर। तो 3-4 एंड में जो करने को बचते करें हैं। क्या फिर? उसे लगता है यार करूं क्या फिर मैं अब, सारे सी में आ गए तो। इससे पता पड़ता है कि हम मतलब ग्रेजुअली हम इंप्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यस इससे सर, मालूम पड़ती है, वरना वरना मालूम ही नहीं पड़ेगी हम इंप्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो कैसे पता यस पड़ेगा? सर, यस सर, रियली। जैसे क्लास के अंदर अपन ने वो किया था कि भाई कॉन्सेप्ट टेस्ट तो सेपरेट बनाया, प्रैक्टिकल सेपरेट बनाया। अगर कॉस्टिंग के सभी चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट एक बार में रिवाइज करने हो, तो कितने घंटे में रिवीजन हो जाएगा सारे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट? सर ऐसे तो हमारा तो सर हमारी स्पीड थोड़ी स्लो थी पढ़ने की, तो उसके हिसाब से सर हमारे को ज्यादा ही टाइम लगता था।
20 आवर्स लगते थे, 24 या 30 आवर्स। तो पूरी कॉपी जो आपकी सारे क्वेश्चंस भी ऐड कर दी क्या आपने कॉपी, उसके अंदर? अच्छा अच्छा। नहीं नहीं सर, तो हम थोड़ा धीरे पढ़ते हैं सर। ओके। तो उससे रिवीजन करने में हेल्प मिलती है ना भाई, चैप्टर का ये पूरे कॉन्सेप्ट है, फिर अगले के भी यार ये पूरे कॉन्सेप्ट है, इसका ये वाला क्वेश्चन यस सर, कैटेगरी कुछ में। कुछ कुछ चैप्टर्स पे एंड के वन में ऐसा ही था कि केवल कॉन्सेप्ट ही पढ़ लो, क्वेश्चंस आपको अपने आप आ जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लैरिटी से लिखे हुए थे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने आप ही उससे सॉल्व हो जावे। एंड के जो टाइम नहीं बचता, अगर एबीसी कॉस्टिंग हो गया जैसे वो क्वेश्चन, वो चैप्टर है, और भी जो छोटे मोटे चैप्टर उनको कंसेप्ट पढ़ लो, अपने आप आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। और मेजर चैप्टर्स में भी आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए उससे। भाई एबीसी हो गया, रिकंसिलिएशन हो गया, कॉस्ट शीट हो गया, इनके तो मतलब कॉन्सेप्ट ही अगर क्वेश्चन किए हैं ना आपने तो धीरे धीरे सब सी में चले गए, और फिर सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, काम हो गया अपना। यस सर। आपको लगेगा नहीं कि आपने कुछ छोड़ दिया, रिवीजन नहीं करा, भाई आता है मुझे, करूं क्या, वैसी वाली कहानी हो जाएगी, है ना। यस सर। हम्म। तो और जर्नी ये सिखा बहुत जाती है सर, ये पूरी जो जर्नी है इंटरमीडिएट की, भाई वो अल्टीमेटली बहुत आपकी हेल्प है। रैंक आगे वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपकी जर्नी में तो सीखा आपने कि पढ़ाई कैसे करूं, प्लानिंग कैसे करूं, यस रिवीजन सर। कैसे करूं, एबीसी में कैसे क्वेश्चन को तोड़ूं। तो ये जो चीजें हैं यस सर। ये काफी काम की चीजें हैं। यस सर, यही तो सर हेल्प करेगी फ्यूचर में, ये तो एक स्टेपिंग हम्म। स्टोन था। लाइफ में लर्निंग रहेगी, आगे फाइनल में भी काम आएगी आपकी चीजें, पूरी लाइफ में यस काम सर। आएगी। कैटेगरी ए वाला क्वेश्चन है, कैटेगरी सी में चला गया, ठीक है, तो कैटेगरी ए के लिए बता था भाई, कैटेगरी कोई क्वेश्चन कैटेगरी ए में आता है अपना, कैटेगरी ए में आने के बाद भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, जो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मुश्किल होते हैं, वो पॉइंट्स यस टू सर। रिमेंबर लिखवा देंगे, पॉइंट्स टू रिमेंबर लिख लो, कैटेगरी ए है तो ये यस मेरे सर। पॉइंट्स टू रिमेंबर है। यस इसकी सर। मदद से कैटेगरी सी में जाना आसान था, या पूरा क्वेश्चन करके कैटेगरी सी में जाना आसान था कि भाई कैटेगरी सी में उसे कन्वर्ट करना है। सर वो तो पॉइंट्स टू रिमेम्बर, जब तो क्वेश्चन ए कैटेगरी का आता था तो इतना टाइम नहीं रहता था हर क्वेश्चन को लिख कर देखे, तो देख लेते थे कौन सा पॉइंट हार्ड है, और पॉइंट्स टू रिमेम्बर लिखे हुए रहते तो पता है ये वाला पॉइंट अब इसमें है ही, ये वाला पॉइंट अलग से लिखा हुआ ही है, तो एंड में बस इसको ही देख लेंगे, इसको ही पढ़ लेंगे, पूरा क्वेश्चन क्यों पढ़े, रीडिंग करे, तो वो अपने आप कैटेगरी सी में उसके कारण अपने आप आ जाता था, और एंड में केवल पॉइंट्स टू रिमेम्बर पढ़ लेते थे अगर कुछ मेजर क्वेश्चन होते थे तो। हम्म। सर एक और था कि स्लीप में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए सर। हम बहुत बच्चों से सुनते थे, यूट्यूब पर भी सुनते थे कि टीचर्स भी बोलते थे सर एंड में तुम 7-7 घंटे क्यों सो रहे हो, तुम्हारी सीए ऐसे रह जाएगी, 4 घंटे सोना चाहिए। तो ये हमारे फादर ने स्ट्रिक्टली वो हमको कहा था कि स्लीप 7 आवर्स से बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए। तो वो हम्म। हमने डेली जागरूक रखा, एग्जाम के डे भी, मतलब एग्जाम के एक दिन पहले भी, और एग्जाम ड्यूरिंग, मतलब जो एक दिन का गैप मिलता था उस दिन भी सर हम जरूर 6:30 या 7 आवर्स की स्लीप जरूर लेते थे, क्योंकि सर अगले दिन ब्रेन चलना चाहिए एंड में, तो ब्रेन इतनी आपने मेहनत करी हो, अगर ब्रेन ही नहीं चला फिर तो मतलब नहीं है सर। भाई, अगर पूरे साल आपने मेहनत की, लास्ट टाइम में कम सोए और पता लगा कि हेल्थ वाइज भी अच्छा फील नहीं कर रहे हो, फिर कैसे काम बनेगा वहां पे? यस सर। यस सर, फिर वो पूरे साल की मेहनत वेस्ट हो जाती है। पूरे साल की मेहनत वेस्ट हो जाती है। ठीक है तो सर, सर बच्चे डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं सर, मोबाइल चेक, मोबाइल, और ये आजकल वेब सीरीज भी, ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत चलने लग गई लॉकडाउन के कारण, तो ऐसे बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं कि पढ़ाई थोड़ी इफेक्ट होने लग जाती है, फिर सर उसमें 2 आवर्स तो जाते ही जाते हैं, और फिर जब बाद में पढ़ाई पर बैठते हो तो वो सीन चलते रहता है, तो इतना इफेक्टिवली कंसंट्रेशन नहीं लगता। तो सर मैं ये कहना चाहूंगा कि एंड के अगर आपके पास 3-4 महीने हैं तो आप बिल्कुल रख दो मोबाइल वगैरह। तो हमने तो बिल्कुल ना ही टीवी देखा था, ना ही मोबाइल चलाया था, ऐसे रिक्रिएशन, एकदम नेचुरल रिक्रिएशन करते थे, कोई हम्म। टेक्नोलॉजी वाला नहीं था। तो डिस्ट्रैक्शन उसकी वजह से, जो मैं डिस्ट्रैक्शन खुद के प्रति इम्प्लाइड कर रहा था वो कम हो गया, बाकी जो नेबर्स वगैरह का डिस्ट्रैक्शन है वो मेरे कंट्रोल में नहीं था। एटलीस्ट जो मेरे कंट्रोल में मोबाइल का था वो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था तो वो सर। आपकी मदर के कंट्रोल में था, आपकी मदर ने उनको कंट्रोल कर दिया, नेबर्स वाला। नहीं नहीं सर, पहले ही सर मदर को पूरा विश्वास था कि ये खुद ऐसे कर लेता है सर। हम्म। वो मदर तो और आगे वगैरह बोलती थी थोड़ा और चला रहा है मोबाइल, बिल्कुल ही पढ़ाई में मत लग। अच्छा, सही यस है। सर। बहुत अच्छा लगा मेरे को आपसे बात करके, और बहुत खुशी होती है जब स्टूडेंट की रैंक आती है, अच्छे नंबर लेके आते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे सवाल मैंने पूछे आपसे, और ये वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे, वहां पे कुछ अगर स्टूडेंट और कुछ पूछेगा आपकी, और कुछ ये सवाल पूछिए सर, या फिर ये और पूछिए, ऐसी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो फिर से मैं कनेक्ट करूंगा आपको। यस सर। सर एक और बात सर, आप बोलिए। सर आपको सर हम लैपटॉप पर देखते हैं सर, आज पहली बार सर आपसे डिस्कशन हो रहा है सर, दिस इज द बेस्ट फीलिंग सर फॉर माय रिजल्ट सर। बहुत अच्छी फीलिंग है ये वाली सर।
नहीं, मेरे को भी काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि होता क्या है कि अभी स्टूडेंट डाउट पूछते हैं तो भाई व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं, कुछ लोग कॉल करते हैं कि भाई कॉल बता दो, तो उसमें क्या फेस नॉर्मली दिखता नहीं है कि भाई क्या अभी डाउट बता दिया, डाउट था डाउट बता दिया। एक होता है कि वन टू वन इंटरेक्शन हो रहा है, बातचीत हो रही है, वो एक अलग अलग इन्वायरमेंट होता है कि अलग बातें हो जाती हैं, अलग फीलिंग्स आती हैं उसके अंदर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत प्राउड फीलिंग हुई मेरे को कल जब बताया आपने कि रैंक 46 है, आपके कॉस्टिंग में 89 मार्क्स हैं, आपके पेरेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करते हैं। बहुत अच्छा लगा मेरे को सुनकर। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, बहुत ज्यादा। ऊपर वाले थैंक से यू मेरी सर। प्रार्थना है कि आपको और जिंदगी में और मेहनत करने का जज्बा भी दे और उस मेहनत का फल भी आपको दे। थैंक यू सर, थैंक और यू आप सो अपने मच। पापा की फर्म को बहुत बड़ी कर दो। अब तो बोलते हैं ना, बिग 4 बिग 10 फर्म्स, उसे बिग 2 फर्म से बिग 4 फर्म बना देना आप। थैंक यू सर, थैंक यू।